नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री धामी का हरिद्वार दौरा। 2:35 बजे गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम। वहीं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का कार्यक्रम, जहां संस्कृत गंगा संगम 2025 का समापन समारोह। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां हरिद्वार मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। साथ ही 2:35 बजे गुरुकुल कागड़ी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्कृत गंगा संगम 2025 का समापन समारोह, जहां 2:35 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय ये कार्यक्रम आयोजित। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड लोक विरासत 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लोक विरासत मात्र एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान, हमारी परंपरा और हमारी जड़ों का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति सदियों पुरानी समृद्धि धरोहर है और हमारे लोक नृत्यों, लोक गीतों, वेशभूषाओं और लोक कलाओं और पर्व त्योहारों में हमारा जीवन, हमारी भावनाएं और हमारी सामाजिक व्यवस्था गुथी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि झोड़ा, छपेली, चाचरी, पव्वारी जैसे लोकगीत व नृत्य सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रेम, वीरता और समाज की संवेदनाओं के प्रतीक है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड लोक विरासत 2025, जहां लोक विरासत का 5वां संस्करण, ये हमारी जड़ों का उत्सव, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड लोक विरासत 2025 का आयोजन, जहां इस दौरान कई कलाएं, नृत्य पेश किए गए। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं लोक नृत्य, लोक गीतों, वेशभूषा, लोक कलाओं का ये पर्व, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान कलाएं उनके समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे लेकर सीएम का बयान भी सामने आया, ये हमारी जड़ों का उत्सव है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड लोक विरासत 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लोक विरासत मात्र एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान, हमारी परंपरा और हमारी जड़ों का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति सदियों पुरानी समृद्ध धरोहर है और हमारे लोक नृत्यों, लोक गीतों, वेशभूषाओं और लोक कलाओं और लोक त्योहारों में हमारा जीवन, हमारी भावनाएं और हमारा सामाजिक व्यवस्था गुथी हुई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि झोड़ा, छपरा, चाचरी, पावरी जैसे लोकगीत व नृत्य सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये सामूहिक प्रेम, वीरता और समाज की संवेदनाओं के भी प्रतीक हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सहकारिता से समृद्धि का मॉडल तेजी से सफल हो रहा है। इसी कड़ी में गोपेश्वर सहकारिता मेला एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। मेले में महिला स्वयं सहायता समूह में आपको बताते चले, कई लाख की रिकॉर्ड बिक्री कर आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला शक्ति का मजबूत संदेश भी दिया। मेले में स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, जैविक खाद्य सामग्री, पारंपरिक परिधान, कृषि आधारित उत्पादों की बड़ी मात्रा में बिक्री हुई। तो वहीं आपको बताते चले, इस कोपेश्वर मेले का एक मिसाल के रूप में सामने आया, जहां महिला समूह की कई लाख की बिक्री। वहीं सहकारिता मॉडल से समृद्धि, जहां सीएम धामी ने की इसकी सराहना।
तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां गन्ना किसानों को सीएम की बड़ी सौगात। गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। अब अगेती प्रजाति के गन्ने 405 रुपए क्विंटल बताए जाएंगे। वहीं सामान्य प्रजाति के गन्ने 395 रुपए क्विंटल बिकेंगे। जहां उत्तराखंड में गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। वहीं आपको बताते चले, ये निर्णय आगामी पेराई सत्र के लिए किसानों की आय बढ़ाने और गन्ना उत्पादन क्षेत्रों को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया। सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य के हजारों गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने दी बड़ी किसानों को गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी। सामान्य गन्ना 395 रुपए हुए। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी की ये बड़ी सौगात। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि किसानों को ये बड़ी सौगात सीएम धामी ने दी, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड में धामी सरकार ने जो प्रदेश में गन्ना किसान हैं उनको बड़ी सौगात दी है। गन्ना की जो अगेती प्रजाति है उसमें जो है गन्ने की जो कीमत है 405 रुपए प्रति क्विंटल अब होगी, और जो सामान्य प्रजाति है उसमें 395 रुपए प्रति क्विंटल जो है भाव मिलेगा। कहीं ना कहीं जो गन्ना मूल्य है उसमें 30 रुपए की जो है प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार जो आने वाला आगामी पेराई सत्र है उसमें किसानों को इस बढ़ी हुई कीमत का फायदा मिलेगा, और जो गन्ना किसान है उनकी आय बढ़ाने का कहीं ना कहीं सरकार का मुख्य उद्देश्य है, और उनको जो है आर्थिक रूप से मजबूत करने का सरकार का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं जो सरकार प्रदेश की सरकार है उसने गन्ना किसानों को ये एक किस्म से सौगात दी है, और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गन्ना किसानों को उनकी उपज का जो मूल्य है उचित मूल्य दिलाना सरकार का ध्येय है, और इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है। 30 रुपए प्रति क्विंटल की कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है गन्ना मूल्य में की गई है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सीएम धामी द्वारा किसानों को दी गई सौगात की मुख्य घोषणाएं क्या है? बिल्कुल पूजा, जो गन्ना किसान हैं उनको कल ये फैसला जारी किया गया है, घोषणा की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। जो अगेती प्रजाति है गन्ने की उसकी कीमत 405 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी, और जो सामान्य प्रजाति है उसकी कीमत 395 रुपए प्रति क्विंटल मिलने जा रही है, और कुल मिला के जो गन्ना मूल्य है उसमें 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी जो है इससे होगी, और इससे गन्ना जो किसान है उनको बड़ा एक तरह से फायदा मिलने जा रहा है। और आगामी जो पेराई सत्र होगा इसमें गन्ना किसानों को इस बढ़ी हुई कीमत का फैसला जो फायदा है वो मिलेगा। इससे हजारों गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सीएम धामी के अनुसार जो किसान है उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना ही सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या नई योजनाएं लागू की हैं? बिल्कुल तमाम योजनाएं लागू की हैं। गन्ना किसानों के अलावा अन्य क्षेत्र की बात करें तो जो पीएम किसान निधि सम्मान निधि दी जाती है, जो तमाम अन्य फसलें हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, कई योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है। उत्तराखंड में कीवी के क्षेत्र में काम हो रहा है। एप्पल मिशन के तहत तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बगीचे लगाए जा रहे हैं, और उसमें सब्सिडी भी 60% और इससे पहले 80% सब्सिडी जो है किसानों को दी जा रही थी, और इससे कहीं ना कहीं जो किसानों की आय है वो दोगुनी करने का जो है सरकार का फैसला है, और ऐसी तमाम योजनाओं से प्रदेश के किसानों को फायदा दिया जा रहा है, चाहे वो
पेस्टिसाइड हो, चाहे हॉर्टिकल्चर से खेती से जुड़े हुए तमाम जो खादें हों, चाहे बीज हों, उसमें भी जो है सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस सौगात जब किसानों को मिली तो उनमें क्या उत्साह देखा गया, किसानों का क्या कहना है? बिल्कुल, किसान इससे उत्साहित हैं और जो इनकी दर है उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 30 रुपए प्रति क्विंटल का जो फायदा जो सरकार देने जा रही है, उससे उनको उनकी जो आय है उसमें जो है बढ़ोतरी होगी और सीधे तौर पर उनमें जो है खुशी की लहर है, क्योंकि उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में तो गन्ने की पैदावार नहीं की जाती है, लेकिन जो तराई का क्षेत्र हो, चाहे मैदान का क्षेत्र हो, देहरादून, विकास नगर, हरिद्वार है और धनसिंह नगर है, नैनीताल के तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े स्तर पर गन्ने की खेती की जाती है, तो उस क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है। वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का जो है धन्यवाद कर रहे हैं। जी आशीष का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम अगली बार भी अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, यूके एसएससी पेपर लीक मामला, सीबीआई ने बॉबी पवार को किया तलब। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष है बॉबी पवार, पेपर लीक मामले में पूछताछ करेगी सीबीआई। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में यूके एसएससी पेपर लीक मामले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। सीबीआई ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम बॉबी पवार से पेपर लीक प्रकरण में भूमिका और संबंधित जानकारियों को लेकर विस्तृत पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियां बीते कुछ दिनों से इस केस से जुड़े कई पहलुओं को दोबारा खंगाल रही है, ताकि पूरे नेटवर्क और गड़बड़ी की कड़ियों को स्पष्ट किया जा सके। वहीं प्रकरण में कई अधिकारियों, अभ्यर्थियों और बिचौलियों से पूछताछ हो चुकी है। अब बॉबी पवार को तलब किए जाने के बाद जांच एक नए चरण पर प्रवेश करती दिख रही है। तो मैं आपको बताते चले, यूके एसएससी पेपर लीक का यह मामला, जहां बॉबी पवार को किया गया तलब, सीबीआई ने किया बॉबी पवार को तलब। इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष डोभाल। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सीबीआई ने बॉबी पवार को तलब क्यों किया है, उनके खिलाफ क्या नए आरोप लगे हैं? पूजा, बिल्कुल आरोप पुराना है उन पर। जो यूके ट्रिपल एससी जो पेपर लीक मामला सामने आया था 21 सितंबर 2025 को, जो पेपर हुआ था स्नातक स्तरीय पेपर, उसका जो 11 प्रश्न पत्र थे वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो प्रोफेसर सुमन है उनको जो अरेस्ट भी अभी तक सीबीआई कर चुकी है, प्रोफेसर सुमन ने बॉबी पवार जो पूर्व अध्यक्ष हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था और उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करके सभी मीडिया को और सोशल मीडिया में ये जो है पेपर तैरने लगा था। तो इसी को लेकर के बॉबी पवार से सीबीआई पूछताछ कर रही है और सीबीआई टीम ने जो है बॉबी पवार को आज अपने जो इंदिरा नगर में कार्यालय है वहां पर तलब किया है। अब देखना होगा कि उससे क्या क्या पूछताछ सीबीआई जो है बॉबी पवार से करती है। कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप है कि उन्होंने शासन प्रशासन को बताने की बजाय पत्रकार वार्ता कर सीधे सोशल मीडिया और तमाम मीडिया माध्यम से इस मामले को एक सनसनी बनाकर पेश किया था। आपको बता दें कि हरिद्वार के एक केंद्र से जो है जो आरोपी है मोहम्मद खालिद और उसकी बहन ने प्रोफेसर सुमन को एक प्रश्न पत्र भेजा था। कुछ उसमें प्रश्न थे, 11 प्रश्न थे और उसे सॉल्व कर वापस जो है प्रोफेसर सुमन ने मोहम्मद खालिद को भेजा था और उसके साथ साथ बॉबी पवार को भी भेजा था। और बॉबी पवार ने ये पूरा मामला जो है मीडिया को प्रेस वार्ता करके बताया था और इसके बाद कहीं ना कहीं पूरी जो परीक्षा है वो रद्द की गई। बाद में बेरोजगार संघ ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, कई दिनों तक परेड ग्राउंड में दिन रात आंदोलन जो है बेरोजगार युवाओं ने किया। और इसके बाद आरोप यही है कि आखिर बॉबी पवार ने वो प्रश्न पत्र शासन प्रशासन को देने की बजाय मीडिया में वायरल क्यों किया, इसी को लेकर के
उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं उसको लेकर बॉबी पंवार से सीबीआई आज पूछताछ करेगी। अब देखना होगा कि बॉबी पंवार क्या क्या जवाब देते हैं और क्या क्या आरोप जो है सीबीआई उन पर लगाती है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी पेपर लीक गिरोह में कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? जी सुमन, अभी तक गिरफ्तारियों की बात करें तो प्रोफेसर सुमन को पिछले कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था और इससे पहले जो मोहम्मद खालिद है और उसकी जो बहन है, कुल मिलाकर 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और जो है बॉबी पंवार को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति की अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है, पूछताछ की जा रही है। अब ये देखना होगा कि गिरोह की कड़ियां कहाँ तक जुड़ी हुई थी, एक ही सेंटर पर नकल हो रही थी या और भी सेंटर पर नकल हुई होगी, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि ये जो परीक्षा है वो दोबारा आयोजित की जा रही है और वो रद्द हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसी नकल करने की कोशिश ऐसे आखिर कैसे की गई उसी को सीबीआई खंगाल रही है। अब देखना होगा कि क्या क्या सीबीआई अपने फैसले में जो है सामने लाती है और क्या क्या पूछताछ जो है बॉबी पंवार से की जाएगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या बॉबी पंवार मामले का मास्टरमाइंड है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन बॉबी पंवार ने जो एग्जाम पेपर उनके पास प्रोफेसर सुमन ने भेजा था उसे उन्होंने जो है मीडिया के सामने रखा है, लेकिन उसने नकल करवाने में कैसे शामिल हो सकता है ये अपने आप में सवाल है। उसने सिर्फ मीडिया के सामने ये प्रश्न पत्र रखा था। जो एग्जाम कर रहा था वो मोहम्मद खालिद था, उसने प्रोफेसर सुमन के माध्यम से जो है इस पेपर को सॉल्व किया भी है या नहीं किया है, ये भी अपने आप में अब सवाल बना हुआ है, क्योंकि उसे तुरंत जो है उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और सीबीआई ने भी उसकी बहन और उसे जो है बाद में दोबारा गिरफ्तार किया भी। आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरिद्वार में 2027 कुंभ की तैयारियों को लेकर संत समाज खुलकर नाराज हो गया है। आरोप है कि प्रशासन ने कुंभ आयोजन को लेकर सिर्फ अखाड़ों से बातचीत की, जबकि आश्रमों में रहने वाले स्थानधारी साधु संतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। भारत सेवाश्रम में संतों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कुंभ की तिथि और तैयारियों पर आश्रमों से कोई राय लेने पर कड़ी आपत्ति जताई गई। तो वहीं आपको बताते चले, इस बैठक में संत समाज ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अब अखाड़ा परिषद की तर्ज पर अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन किया जाएगा, ताकि कुंभ जैसे विशाल पर्व में आश्रमों की आवाज भी बराबर सुनी जाए और उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। वहीं महामंडलेश्वर यतीनानंद गिरी ने स्पष्ट कहा कि कुंभ सिर्फ अखाड़ों का ही नहीं, सभी साधु संतों का पर्व है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सेवा आश्रम करते हैं, इसलिए सरकार को सभी को समान अधिकार और सम्मान देना ही होगा। देखिए, 2027 में कुंभ आने वाला है और प्रदेश सरकार बड़ी उत्साहित है, क्योंकि इस बार पहली बार जो हरिद्वार का अर्ध कुंभ है वो मुक्त होकर उसे मनाने का अवसर मिल रहा है। उज्जैन का कुंभ इसमें बाधक नहीं बन रहा, तो हम लोग भी उत्साहित हैं कि कुंभ अच्छा होना चाहिए। आज आश्रमधारी संत यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि कुंभ में बहुत बड़ी व्यवस्था आश्रमधारी संत करते हैं। करोड़ों लोग आते हैं, उन्हें रोकता कौन है? उन्हें रजाई गद्दे कौन देता है? उन्हें भोजन पानी चाय नाश्ते की व्यवस्था कौन करता है? और कुंभ में धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण, यज्ञ कौन करता है? अनुष्ठान कौन कराता है? कथा कीर्तन कौन कराता है? ये आश्रमधारी संत कराते हैं। अखाड़ों की अपनी व्यवस्था है, अपनी परंपरा है। अखाड़े नागाओं की व्यवस्था करेंगे, अखाड़े अमृत स्नान की व्यवस्था करेंगे। तो जिस प्रकार से सरकार ने अखाड़ों के साथ बैठकर बातचीत की है, इसी प्रकार से आश्रमधारियों का भी कहना है कि सरकार आश्रमधारियों के साथ भी बैठकर कुंभ के संदर्भ में वार्ता करे और उनको जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं पर सरकार विचार करे। सरकार को
कुंभ और अर्धकुंभ पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि अर्धकुंभ होता है और ऊर्ध्व कुंभ में छावनियां नहीं लगती, अर्ध कुंभ में जो है ध्वज नहीं लगता, और इसलिए शाही स्नान की कोई परंपरा नहीं है। उन्हें विचार करना चाहिए भारत उत्तराखंड सरकार को। एक बात, दूसरी बात ये, हरिद्वार के सभी आश्रमधारी संतों को कुंभ कराने के लिए विश्वास में लेना चाहिए, उनके बीच में बैठना चाहिए। प्रमुख रूप से ये निर्णय तय हुआ और अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन की घोषणा हुई और ये इसका विस्तार किया जाएगा ताकि यहाँ आश्रमों की समस्याओं से भी निपटारा किया जा सके। आए दिन आश्रमों की समस्याएं रहती हैं, आश्रमों के शासन और प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार करता है। दूसरी बात, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता है। स्थानधारियों को तकलीफें रहती है। अब जैसे कि बहुत सारे कमर्शियल बिल आ रहे हैं, आश्रमों का नक्शा पास नहीं हो रहा है, कुंभ के माध्यम से कुंभ की बात कर रहे हैं लेकिन किसी आश्रम वालों को पूछा नहीं जा रहा है। ये मतलब कुंभ खाली अखाड़ों तक ही सीमित है। अखाड़ों के छावनियां हैं, छावनियां बना के उन लोगों ने अपने मतलब अपार्टमेंट बना लिए हैं, तमाम पेड़ काट दिए, उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं ना, बेचारे आश्रम वाले भगत जगत सबको रखते हैं और सरकार भी आश्रम वालों को नहीं पूछती है। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर ये आज आश्रम परिषद का जो विचार विमर्श हुआ है और हो सकता है कि जनवरी में इसका बहुत बड़ा एक संगठन खड़ा हो और अखिल भारतीय आश्रम परिषद के नाम से इस संगठन को खड़ा किया जाएगा। और जो भी मतलब आश्रम वालों को अन्य दुख है, तकलीफें मांगे हैं, ये भी है सरकार से, किसी से भी है, वो हमारा अधिकार है। कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं। जब हम टैक्स देते हैं तो डबल ट्रिपल टैक्स किस बात का? जब हमारे आश्रम के नाम आश्रम है तो आश्रम का नक्शा पास क्यों नहीं? तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ आईएफएस रंजन कुमार मिश्र को जिम्मेदारी उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया बनाए गए। वहीं 1943 बैच के अधिकारी हैं रंजन कुमार मिश्र। शासन ने उनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी किए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, रंजन कुमार को मिली नई जिम्मेदारी, जहां शासन ने उनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी किए उत्तराखंड वन विभाग के। आपको बताते चले, जिसके चलते उन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। वरिष्ठ आईएफएस रंजन कुमार मिश्र को मिली नई जिम्मेदारी। तो वहीं उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर आरोप लगाया कि दिए गए एक सप्ताह में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। सचिवालय घेराव और ज्ञापन देने के बाद मंच ने अब 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की है, जिसमें प्रदेश भर से नर्सिंग स्टाफ शामिल होगा। उनकी प्रमुख मांगों में भर्ती पोर्टल बंद करना, वर्षवार भर्ती लागू करना, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त भर्ती निकालना, आईपीएचसी मानकों के अनुसार नियुक्तियां कराना और ओवर एज अभ्यर्थियों को आयु छूट देना शामिल है। नर्सिंग स्टाफ ने चेतावनी दी है कि सरकार जल्द फैसला ले, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। धरने का ऐलान किया गया है और परेड ग्राउंड से हम 5 तारीख से अपना धरने का शुरुआत करेंगे अनिश्चितकाल के लिए। इसी संबंध में आज हमारी प्रेस वार्ता थी, जिसमें हमारे द्वारा सबसे जो मुख्य बिंदु हैं उन पे अगर मैं प्रभाव डालना चाहूँ तो जो हमारा नोटिफिकेशन जारी हो रखा है, सबसे पहले उसे तुरंत प्रभाव से उसे स्टॉप किया जाए। साथ ही साथ जो हमारे आईपीएचएस मानक की हम बात कर रहे हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप हम बात कर रहे हैं कि 2500 प्लस जो हमारी पोस्टें रिक्त हैं इस समय स्वास्थ्य सेवाओं में, वो हमारे को वर्षवार तहत दी जाए। सबसे बड़े हमारे ये 2 पॉइंट हैं। साथ ही साथ हमारा है कि इसमें जो हमारे उत्तराखंड राज्य के लोग हैं उनको अधिकतर प्राथमिकता दी जाए और वन टाइम सेटलमेंट के तहत जिन लोगों का पहले इस भर्ती में चयन हो चुका है उसको इन भर्तियों से दूर रखा जाए। साथ ही साथ ओवर एज वाले लोगों को छूट दी जाए। ये हमारी मांगों को लेके पहले भी हम सचिवालय में पूछ कर चुके हैं 25 तारीख को। और जो हमारे हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन है, जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब नोटिफिकेशन एग्जाम का निकला, क्योंकि इतिहास में अभी तक हमारी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कभी कोई भर्ती नहीं हुई है, और उसके नोटिस निकलने के बाद सभी अभ्यर्थी बहुत ही तरीके से निराश और हताश है। और इसी संबंध में अगर मैं बात करूं तो हमारे द्वारा एक आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी गई थी, तो ये बात कर रहा हूं मैं सिर्फ आपके हल्द्वानी सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सा हॉस्पिटल्स की, जहां पे अगर आप देख सकते हो तो इसमें साफ लिखा गया है कि वहां पे अभी जो पदों की संख्या रिक्त है वहां पे 426 नर्सिंग
प्लस 21 सीनियर के लोगों की वहां पे रिक्त है। एक ही हॉस्पिटल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सोचिए इस समय एक हॉस्पिटल में जब 450 हमारे पद अभी रिक्त हैं, तो हमारे तमाम नर्सिंग मेडिकल कॉलेज में हमारे कितने पद रिक्त हैं, चाहे दून की हम बात करें, चाहे वो फिर हरिद्वार की हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो कम से कम जो आईपीएसएस मानक की हम लगातार बात कर रहे हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हम मानक की बात करें, तो 2500 पदों पर हमारी सीधी भर्ती हेतु वर्षवार का नोटिफिकेशन निकले। इन्हीं मांगों के तहत, मुख्य मांगों के तहत 5 दिसंबर से अनिश्चितकाल के लिए हमारे नर्सिंग एकता मंच बैनर तले धरने का आह्वान किया जाता है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना।